मध्य प्रदेश की कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि 75 बच्चे जो थे उनको दोबारा से रीनीट नहीं होगा उनके लिए, और उनकी रैंक भी कल जारी कर दी गई है। तो आगे नीट काउंसलिंग का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। ऑलरेडी एमसीसी ने नीट काउंसलिंग की डेट जो है पहले से ही अपडेट कर दी थी। नीट काउंसलिंग जो वो 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो कैसे आप नीट की काउंसलिंग कर सकते हैं, कि नीट की काउंसलिंग करने के समय क्या क्या आपको आवश्यकता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, इस तरह की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और नीट की शेड्यूल के ऊपर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नीट काउंसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका। मैं सुरेश कुमार, मेडिकल काउंसलर। कोशिश करूंगा कि हर एक स्टेप पे आपकी मदद कर सकूं, ताकि रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक में आपके अपने बजट के हिसाब से, आपके रैंक के बेसिस पे नीट काउंसलिंग को आप प्रॉपर्ली कर पाए, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो चाहे स्टेट काउंसलिंग हो, ताकि आपके लिए चीजें और बेहतर और आसान हो जाए। तो अगर आपके घर में कोई नीट एस्पिरेंट है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जानते हैं जिसने इस बार नीट का एग्जामिनेशन दिया है, तो इस वीडियो को उस तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप ये वीडियो जो है उसकी थोड़ी सी मदद कर पाए उसके बजट के हिसाब से, उसके रैंक के बेसिस पे एक सही कॉलेज का चुनाव करने में। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी वो 21 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जिसके अंतर्गत 15% जो सीट्स होगी वो ऑल इंडिया के जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी होगी। इसके अलावा जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो एम्स है, जिपमर है, बीएचयू है या फिर सेंट्रल कॉलेजेस हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो इनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और उसी का जो डाटा है, उसी का जो डेट शीट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। टोटल 4 राउंड अभी तक डिक्लेयर किए गए हैं। सीट अगर वैकेंट रहती है तो शायद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर हम राउंड 1 की बात करें तो 21 से 28 जुलाई तक राउंड 1 की डेट डिक्लेयर्ड है। चॉइस फिलिंग जो होगी वो 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक आप कर पाएंगे। रिजल्ट 31 जुलाई को आ जाएंगे, और रिपोर्टिंग जो होगा वो 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच में फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। राउंड 2 में 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक का डेट जो है वो दिया गया है। 13 to 18 अगस्त जो होगा चॉइस फिलिंग होगी। 21 अगस्त को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और 22 तारीख से 29 तारीख तक अपने अलॉटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट जरूरी फीस, बैंक गारंटी, बॉन्ड्स अगर ऑल इंडिया में कहीं पे एप्लीकेबल है तो उसको लेकर के उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। राउंड 3 की बात करें तो 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक का डेट है, और चॉइस फिलिंग जो होगी वो भी 3 सितंबर से 8 सितंबर तक होगी। 11 सितंबर को रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे, और 12 से लेकर के 18 सितंबर तक स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अपने अलॉटेड कॉलेजेस में रिपोर्ट करने का। स्टे वैकेंसी की बात करें तो 22 से लेकर के 24 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की जो है वो प्रक्रिया चलेगी, और चॉइस फिलिंग जो होगी 25 सितंबर जो होगी वो रात के 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक अवेलेबल रहेगी। 27 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और रिपोर्टिंग जो होगी वो 27 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक जो है स्टूडेंट्स को करने का मौका मिलेगा। इस काउंसलिंग के दरमियान जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को अपने पास रखनी चाहिए काउंसलिंग के समय में, और साथ ही साथ जब वो रिपोर्टिंग करने जाएंगे उस समय भी, वो है उनका अलॉटमेंट लेटर जो उनको मिलेगा। इसके अलावा नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, अगर 10th सर्टिफिकेट में जो अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है, क्लास 10 की सर्टिफिकेट, क्लास 12 की सर्टिफिकेट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए होगा जिसमें उनको आधार, पैन वो लेकर के जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो है एप्लीकेबल होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर इस कैटेगरी को उन्होंने क्लेम किया है तो। और अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी को क्लेम किए हैं तो एनआरआई कैटेगरी की जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टूडेंट्स को वहां पे पहुंचना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात अगर हम करें तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने अपनी किसी कैटेगरी में सीट को क्लेम किया है, ओबीसी की सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस की कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी सर्टिफिकेट्स भी जो होंगी वो स्टूडेंट्स को जो है लेकर के रिपोर्टिंग सेंटर में जानी पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप रेडी रखें, ताकि रजिस्ट्रेशन के समय आपको चुनौती ना मिले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। टोटल अगर हम नंबर ऑफ कॉलेजेस, अगर हम सीट्स की बात करें तो 780 सीट्स हैं आज के डेट में इंडिया में एमबीबीएस के लिए, और इसमें लगभग 1,18,190 सीट्स एट प्रेजेंट अवेलेबल है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो लगभग इस साल नए कॉलेजेस जुड़ेंगे, और बहुत सारी नए कॉलेजेस में सीट्स भी ऐड होंगी। इन सबको भी मिलाते तो सिर्फ 15,000 नई सीट्स बढ़ेंगी। जो होगी एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पे जाकर के आप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज, और एससी एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 500 रुपीज चार्जेबल होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट जो होगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10,000 रुपए है, बाकी कैटेगरीज के लिए 5,000 रुपए है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होगी वो 2 लाख रुपए स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी।
हम लोग बात काउंसलिंग प्रोसेस करें तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग में आप अपने पसंदीदा कोर्स को और पसंदीदा कॉलेजेस को अपने चॉइस के हिसाब से और जो आपको लगता है जिसमें आपको अलॉटमेंट मिल सकता है लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से उसको अरेंज करेंगे। चॉइस को लॉक करना ना भूले चूंकि वो बहुत जरूरी होता है। सीट की जो अलॉटमेंट होगी वो आपके रैंक के बेसिस पे और आपके रैंक के आधार पर आपने जो चॉइसेस किए हैं उसमें जो सीट की अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर होगी। अलॉटमेंट के बाद आपको कॉलेजेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिट्स के साथ रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। डिफरेंट स्टेट्स में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे स्टेट्स में हो चुकी है। जैसे तमिलनाडु के रजिस्ट्रेशन चल रही है, केरला ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन किया था, कर्नाटका ने भी फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया और डेट एक्सटेंड करके 17 जुलाई तक अभी कर दी है। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स की भी जो होगी वो काउंसलिंग जो होगी 1 by 1 आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। अगर हम लोग बातचीत करें टिप्स की तो सबसे पहले जब आप एडमिशन के लिए प्लान करते हैं तो आप एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि आपका स्कोर अगर कम आ रहा है, अगर आपका नंबर अच्छा आ रहा है और आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं तो आपके हिसाब से ऑल इंडिया में जो 15% सीट्स मिलेगी वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में रहनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर आपका स्कोर कम है तो क्या आपको लो स्कोर वाले कॉलेजेस को ट्राई करना चाहिए। ऐसे चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको आपके डिजायर्ड कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट है और प्लान कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए तो 21 तारीख से ऑलरेडी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बाकी स्टेट्स की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैसे करें रैंक बेस्ड काउंसलिंग, अलग अलग कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर क्या है, बैंक गारंटी क्या है, बॉन्ड क्या है और अलग अलग स्टेट्स का जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो क्या है और क्या जो नेगोशिएबल फीस बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग को सुनने में मिलती है या डिम्ड में भी कुछ कॉलेजेस में सुनने मिलती है, ये क्या वाकई में फिजिबल है या फिर ये स्टूडेंट्स को एक्चुअली में नहीं मिलता है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब है जो स्टूडेंट्स को जनरेशन में शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके उनको मिल सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।